अध्याय 1 संक्षेप नाम विस्तार और प्रारंभ। सेक्शन नंबर 1। सेक्शन नंबर 1 में क्लॉज 1 इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम जैव विविधता अधिनियम 2002 है और इसका विस्तार संपूर्ण भारत पे है, मतलब होल इंडिया, पूरे भारत पे इसका विस्तार है। और थर्ड है इसका, यह उस तारीख को प्रवर्त होगा जिसे केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे। 5 फरवरी 2003 इसकी एग्जीक्यूशन डेट है। परंतु इस अधिनियम के भिन्न भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे किसी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का उस उपबंध के प्रवर्तन में आने के प्रति निर्देश के रूप में अर्थ लगाया जाएगा। मतलब ये हो सकता है कि इस अधिनियम के भिन्न भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न भिन्न तारीखें भी निर्धारित की जा सकती हैं कि उसके जो अलग अलग उपबंध हैं उनको अलग अलग तारीखों में एग्जीक्यूट कराया जाए, तो अलग अलग हो सकते हैं। और ऐसे किसी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश और कोई निर्देश भी उसमें जारी किया सकता है कि भाई ऐसे डायरेक्ट होगा, इसको ऐसे समझा जाए, ऐसा निर्देश वो दे सकते हैं कि इसका प्रवर्तन ऐसे होगा और उसका अर्थ वही लगाया जाएगा जो कि वो अर्थ देना चाहते हैं। इसको कहते हैं अर्थान्वयन कहते हैं, इंटरप्रिटेशन कहते हैं। वो इंटरप्रिटेशन वहाँ पर वही समझा जाएगा जो वो व्यक्त करना चाहते हैं, उसके हिसाब से उसका इंटरप्रिटेशन होगा और ऐसी अलग अलग तारीखें हो सकती हैं। परिभाषाएं आती हैं सेक्शन 2 में, जो इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो। और इसका मतलब है कि जो परिभाषाएं दी जा रही हैं उनका मतलब वही होगा जो परिभाषाओं में है, जब तक कि इसके संदर्भ से अन्यथा कहीं और लिखा ना हो। यदि इससे अलग कहीं कुछ लिखा है तो अलग बात होगी, अदरवाइज जो इसमें यहाँ परिभाषाएं दी जा रही हैं उनका मतलब पूरे एक्ट के लिए यही लगाया जाएगा जो यहाँ पे परिभाषाओं में दिया गया है। का ए है फायदे के दावेदार से जैव संसाधनों उनके उपोत्पादों के संरक्षक ऐसे जैव संसाधनों के उपयोग, ऐसे उपयोग और उपयोजन से संबद्ध नव परिवर्तनों तथा व्यवहारों से संबंधित ज्ञान और जानकारी के सर्जक और धारक अभिप्रेत हैं। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि फायदे के दावेदार कौन है, कौन कौन फायदे के दावेदार होंगे। तो उन्होंने कहा कि जो जैव संसाधन हैं, जो आपका बायो एसेट्स है, उससे जो उत्पाद उत्पन्न होते हैं उनके जो संरक्षक हैं वो, और ऐसे जैव संसाधनों के जो उपयोग करते हैं वो, और ऐसे उपयोग और उपयोजन माने अन्य उपयोग करने वाले ऐसे सभी व्यक्ति जो उनमें नए परिवर्तन करते हैं उन उत्पादों में, और उन सबसे जो संव्यवहार होता है, उन सब में जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, है ना, वो सब, और उनका जो ज्ञान और जो जानकारी के सर्जक हैं माने रखने वाले, धारक मतलब धारण करने वाले, उन सब का मतलब यहाँ पे फायदे के दावेदार से है। फायदे के दावेदार कौन कौन है? ये सब फायदे के दावेदार हैं जो उत्पादों का संरक्षण करते हैं, मतलब संरक्षण कर रहे हैं उन सबका, उनका उपयोग भी कर रहे हैं, उनको अन्य उपयोग के लिए दे रहे हैं और नए परिवर्तन कर रहे हैं, और पूरा व्यवहार है वो सब व्यवहार के संरक्षक हैं, और जो ज्ञान और जानकारी को संभाल के रखते हैं, धारण करते हैं, वो सब फायदे के दावेदार कहलाएंगे। फायदे का दावेदार आया तो ये सब उसमें शामिल है, उनमें से कोई भी एक हो सकता है या ये सब हो सकते हैं। अब अपन जाते हैं 2 का बी, जो बात करता है जैव विविधता से सभी संसाधनों से सब प्राण जीवों के बीच परिवर्तनशीलता और पारिस्थितिक जटिलताएं जिनके विभाग हैं अभिप्रेत है, और इसके अंतर्गत प्रजातियों और पारिस्थितिक प्रणालियों में विविधता भी है। यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, जिनको हम अच्छे से जानते हैं जैव विविधता को पहले से हमने समझ रखा है, वो कह रहे हैं सभी संसाधन जो भी हैं उसमें सब प्राण जीव माने जिनके जो जीवित प्राण वाले जीव जंतु हैं उन सब के बीच में जो परिवर्तनशीलता है, और जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र है, जो इकोसिस्टम है, वो उसकी सब जो जटिलताएं हैं बहुत टिपिकल है वो, और जिनके विभाग हैं मतलब वो सब जीव जंतु, पेड़ पौधे, जो पारिस्थितिक तंत्र है वो सब, और इसके अंतर्गत सारी प्रजातियां और उन प्रजातियों के पारिस्थितिक प्रणालियां, मतलब उनके इकोसिस्टम, और उन सब के बीच में जो डिफरेंस है, जो विविधता है, जो विभिन्नता है, वो सब क्या है? जैव विविधता है। जैव विविधता मतलब जीवों का संरक्षण है, पोषण है, उनका इकोसिस्टम है, उनका विकास है, और सब प्राण जीव भी उसमें शामिल हैं। और मैंने कल एक और बात बताई थी, सब प्राण मतलब क्या होता है? जो जीवित हैं। जीवित मतलब पेड़ पौधे भी जीवित प्राणियों में ही आते हैं। यदि वो जीवित नहीं होते तो क्या वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके खाना बनाते, और खाना बनाने में क्या ऑक्सीजन उत्सर्जित करते, और खाना खाने में क्या कार्बन डाइऑक्साइड वो खाते? यदि वो जीवित नहीं होते, वो जीवित हैं, बस चल नहीं सकते हैं, है ना, चलना उनके स्वभाव में नहीं है, एक जगह पे स्थित हैं, लेकिन वो जीवित प्राणियों में होते हैं, क्योंकि पेड़ जन्म लेता है, बढ़ता है, बड़ा होता है, फिर उसके बीज उसमें फल लगते हैं, फिर बीज आते हैं, तो एक जीवन चल रहा है कि नहीं। इसके अलावा
एक छोटा सा पौधा, एक नन्हा सा बीज, पौधा बनता है, वो वृक्ष बनता है, ये सब क्या है? विकास है। और उसके बाद एक समय आता है जब एक पेड़ सूखने लगता है और उसकी पत्तियां झड़ जाती हैं और वो धीरे धीरे जीर्ण शीर्ण हो जाता है, अंदर से उसका संचार रुक जाता है। हम कहते हैं सूख गया पेड़, इसको काट दो, होता है ना? तो वो सब सी आ जाता है। 2 का सी वो बात करता है जैव संसाधनों से पौधे, जीव जंतु और सूक्ष्म जीव या उनके भाग वास्तविक या संभावित उपयोग या मूल्य सहित उनके अनुवांशिक पदार्थ उपोत्पाद मूल्यवर्धित उत्पादों को छोड़कर अभिप्रेत हैं, किंतु इसके अंतर्गत मानव अनुवांशिक पदार्थ नहीं है। जैव संसाधनों में उन्होंने क्या कहा? कौन कौन है? उन्होंने कहा पौधे हैं, जीव जंतु हैं, सूक्ष्म जीव भी इसमें शामिल हैं और उनके भाग मतलब उनके अंग प्रत्यांग जो उपयोग में आते हैं, खाने पीने में उपयोग में आते हैं, किसी जगह पे उपयोग करने में आते हैं। वास्तविक या संभावित उपयोग, वास्तविक जो रियल रूप से उपयोग होता है जिसका हम कहते हैं संभावित मतलब और संभावनाएं हैं कि क्या क्या उनका उपयोग हो सकता है। या जैसे कि हम कहें, आप जानते होंगे कि जो खाद होती है, केंचुओं की खाद भी होती है, इसको हम क्या कहते हैं? जैविक खाद कहते हैं। केंचुए हैं, उनको संभाल के रखा जाता है, उनको संवर्धित किया जाता है, विकास किया जाता है, वो बढ़ते हैं ढेर सारी मात्रा में, फिर बिकते हैं। वो उनको आप अपने खेत में, अपने गमलों में डालते हैं जहाँ पे वो खाद का काम करते हैं और वहाँ पे उनकी संख्या बढ़ती रहती है। वो बहुत अच्छी खाद के रूप में माने जाते हैं। रासायनिक खाद तो हम जानते हैं। इसके अलावा आप जानते होंगे मधुमक्खी पालन है, तो वहाँ मधुमक्खियों को जो मधुमक्खी पालन केंद्र होते हैं, वहाँ पे मधुमक्खियों को ऐसी व्यवस्था की जाती है कि ताकि वो अपना छत्ता उसमें बना सकती हैं और वहाँ पे वो अपना कलेक्शन करती हैं अपने पराग का और धीरे धीरे वो पराग कन्वर्ट होकर शहद बन जाता है। तो बड़े बड़े उद्योग केंद्र से बनाए जाते हैं। तो उनका वो जीव जंतु, उनके अंग प्रत्यांग, उनके द्वारा बनाए जाने वाले उत्पाद, वो सब इसमें शामिल हो जाते हैं। जैव संसाधन है ये सारे। वास्तविक या संभावित उपयोग भी है उनका, मूल्य सहित उनके अनुवांशिक पदार्थ भी हैं। उपोत्पाद मूल्यवर्धित उत्पादों को छोड़कर, उपोत्पाद माने उससे उत्पन्न होने वाले और उनके मूल्य में वर्धन करने वाले उत्पादों को छोड़ दिया जाए तो, किंतु उसके अंतर्गत मानव अनुवांशिक पदार्थ नहीं है, परंतु इसमें मानव शामिल नहीं है आपके जैव संसाधनों में, क्योंकि मानव को जैव संसाधनों को संभालने वाला व्यक्ति है, संभालने वाला है, ये जैव संसाधनों में शामिल नहीं है और उसको संसाधन नहीं माना गया है, क्योंकि ये तो संसाधन को संभालने वाला है। ये सब संसाधन किसके लिए है? मनुष्य के लिए है, मानव के लिए है। इनका उपयोग करता है और उनको बढ़ाता है, पोषण करता है, इनका उपयोग करता है और इनसे अपना विकास करता है, लेकिन ऐसे विकास करना चाहिए उसको ताकि ये नष्ट ना हो, इनकी जाति प्रजाति नष्ट ना हो जाए। तो ये था जैव संसाधन। अगला है 2D जो बात करता है जैव सर्वेक्षण और जैव उपयोग से संबंधित है बात। जैव सर्वेक्षण माने जो बायो सर्वे है, भाई संरक्षण और सर्वे किया जाए। जैविक उपयोग, उनका क्या क्या उपयोग हो सकता है, कौन किस प्रजाति के हैं, उनका उपयोग क्या है, उसकी उत्पादकता क्या है और उनका इस एनवायरनमेंट पे जो हमारे चारों तरफ है, जो जैव विविधता है उस पर उसका प्रभाव क्या है, इस सब के बारे में जानकारी और वो कितना उपयोगी है, कितना हानिकारक है, कितना महत्वपूर्ण है, उन सबको देखना सर्वेक्षण के अंतर्गत आएगा। किसी प्रयोजन के लिए जैव संसाधनों की प्रजातियों और उप प्रजातियों के जीन, अवयवों और सत्व का सर्वेक्षण या संग्रहण अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत वर्णन, आविष्करण और जैव अमापन भी है। मतलब क्या है? वो कह रहे हैं सर्वेक्षण में क्या क्या शामिल है? प्रजातियां हैं, उनकी उप प्रजातियां हैं, उनके जीन, दूसरे जैसे अपने जैसे जीवों को उत्पन्न करने की जो क्षमता है वो जीन कहलाती है। जैसे कि हम कहें बीज है, बीज के रूप में है। अवयवों और सत्व का सर्वेक्षण, जो उसके अवयव हैं, और सत्व माने उसके अंतर्गत जो विशिष्ट चीज है उसका सर्वेक्षण, सर्वे, भाई उसमें जो विशिष्ट चीज है वो क्या है। जैसे कि आप देखें एक एग्जाम्पल के लिए, अंडा है, अंडे के अंदर विशिष्ट चीज क्या है? वो पीला पीला पदार्थ, जो खाते हैं अंडा उनको पता होगा, उस पीले पीले पदार्थ को विशिष्ट गुण वाला माना जाता है और उसको विशेष रूप से खाया जाता है। जो बीमार प्राणी है उनको विशेष रूप से वो पीला पदार्थ दिया जाता है। जो खाते हैं उनके लिए बता रहा हूँ, जो नहीं खाते हैं उनके लिए दूसरा कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं अपन, है ना, जिसमें अपन बात कर सकते हैं कि उसकी अगर प्रोटीन है तो प्रोटीन में पता पड़ा कि अपन को प्रोटीन कहाँ से मिल रहा है, भाई हमने अंकुरित किए अनाजों को। अब अंकुरित किए मतलब उसमें से पूंछ निकल आई है, मीन्स अब वो एक नया पौधा बनने को तैयार है। यदि हम उसको जमीन में गाड़ दें तो वो एक नया पौधा बन जाएगा, क्योंकि उसके अंदर से उसकी जड़ निकल आई है, जिसको हम कहते हैं अंकुरित हो गए हैं। तो वो अंकुरित हो गए हैं मतलब वो उसका जीन है, वो अब आगे बढ़ाने वाली प्रोसेस में है, अब आगे पहुंचाने वाली प्रोसेस में है। तो उनका सर्वेक्षण और संग्रहण मतलब संभाल के रखना, और इसके अंतर्गत वर्णन है उनका, उनके बारे में डिटेल जानकारी, किताबें छपती हैं, उनके डिटेल जानकारी छपती है, लेख छपते हैं, आर्टिकल छपते हैं, रिसर्च पेपर छपते हैं। और जैव अमापन भी है। जैव अमापन माने उनको मापा नहीं जा सकता, वो सब भी उसके अंतर्गत काय में आएगा, आपके जैव सर्वेक्षण में और जैव उपयोग में आएगा। क्योंकि इतना कुछ प्रकृति में फैला हुआ है, बिसरा हुआ है कि उसको ढूंढ पाना और हर एक के ऊपर
जान पाना कि ये है संभव नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ जो हिंदू संस्कृति है वो कहती है 84 लाख योनियां हैं। 84 लाख योनियां हैं मतलब 84 लाख जीव हैं जो अपने जैसे जीवों को उत्पन्न करते हैं। 84 लाख हम कितनों को जानते हैं, गिने चुने, हम गिनती पे हाथों पे गिन सकते हैं। 100, 200, 500, 1000, 1 लाख प्रजातियां नहीं जानती। यहाँ तो 84 लाख प्रजातियां हैं जिनको हम नहीं जानते। कई बार अपने सामने आती हैं तो अरे आश्चर्यचकित हो जाते हैं, अच्छा ये भी है, ओहो कितना सुंदर बनाया प्रभु ने, वाह। तो 84 लाख है, तो वो सर्वेक्षण का विषय है। अगला है 2E जो बात करता है अध्यक्ष। अध्यक्ष से यथास्थिति राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, नेशनल बायोडायवर्सिटी ट्रिब्यूनल या राज्य जैव बोर्ड, राज्य बोर्ड में स्टेट बायो बोर्ड का प्रेसिडेंट है, उसका मतलब है अध्यक्ष। अध्यक्ष कौन है? या तो नेशनल बायो डायवर्सिटी ट्रिब्यूनल का प्रेसिडेंट है या स्टेट बायो बोर्ड का प्रेसिडेंट है, उसका मतलब यहाँ पे अध्यक्ष कहा हमने। अध्यक्ष कौन है? इन दोनों में से किसी का भी वो अध्यक्ष हो सकता है या उनका प्रेसिडेंट हो सकता है, उसको हम क्या कहेंगे? अध्यक्ष। किस किस का है? राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण और राज्य जैव बोर्ड का अध्यक्ष। अगला है F मतलब टूचा, वाणिज्यिक उपयोग। वाणिज्यिक उपयोग क्या होता है? या कॉमर्शियली उनका यूज से वाणिज्यिक उपयोग के लिए, जैसे अनुवांशिक व्यवधान के माध्यम से फसल और पशुधन में सुधार करने के लिए प्रयुक्त औषधि, औद्योगिक किण्वक, खाद्य सुगंध, सुवास प्रसाधन, पायसी कारक, तेल, राल, रंग, सत्व और जीन वाणिज्यिक उपयोग के लिए जैव संसाधनों का अंतिम उपयोग अभिप्रेत है, किंतु इसके अंतर्गत कृषि, बागवानी, कुक्कुट पालन, दुग्ध उद्योग, पशुपालन या मधुमक्खी पालन में उपयोग में आने वाला पारंपरिक प्रजनन या परंपरागत पद्धतियां नहीं हैं। अच्छा, अब वो बता रहे हैं वाणिज्यिक उपयोग से मतलब क्या है। जैसे हमने कहा कि हमको मूंगफली अच्छी क्वालिटी की लानी या गेहूं हमको सरबती या अच्छी क्वालिटी का लाना है, तो हमने उन वाले प्रोडक्टों को संभाल के रखा है ताकि हम उससे उस जैसी प्रजातियां उत्पन्न कर सकें। तो वाणिज्यिक उपयोग के लिए क्या हो गया? उन्हें अनुवांशिक व्यवधान के माध्यम से फसल और पशुधन में सुधार, कैसे उनके उस प्रजाति को और विकसित किया जाए और अच्छी पोजीशन में उसको लाया जाए ताकि अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट हमको मिल सके। और ये कैसे किया जा सकता है? उसकी उस अनुवांशिक प्रजाति में हाइब्रिडाइजेशन करके, निषेचन की क्रिया करके और नए नए उत्पाद बना के उसका उपयोग किया जा सकता है। और पशुधन में सुधार करने के लिए प्रयुक्त औषधि, उसमें औषधि का उपयोग कर सकते हैं, खाद्य पदार्थ का उपयोग कर सकते हैं, नए उर्वरा शक्ति वाले बीज डाल सकते हैं। और औद्योगिक किण्वक माने क्या होता है? फर्मेंटेशन की क्रिया मन होता है किसी चीज को सड़ाना और सड़ाने के बाद उसमें नए जीवों को उत्पन्न करना, है ना। जैसे कि शराब जो बनती है वो किण्वन की क्रिया है ना। जो शराब बनाते हैं, अंगूर की शराब, अनार की शराब या गेहूं की शराब, मतलब हर चीज की शराब, जहां किण्वन हुआ और वो सड़ने के बाद जो जूस निकला वो किण्वन है ना। तो वो औद्योगिक किण्वन, खाद्य सुगंध, उसके अंदर सुगंध कैसे लाना है, सुवास मतलब विकसित कैसे करना है, प्रसाधन की सामग्री जो महिलाएं उपयोग करती हैं, पुरुष उपयोग करते हैं, बालों में लगाना, हिजाब, चेहरे पे पेंटिंग, होठों पे पेंटिंग, ये सब पेंटिंग के जो चीजें हैं, मतलब पेंटिंग मतलब प्रसाधन की चीजें हैं, आपके शरीर से सुगंध आने वाली चीजें हैं, फ्यूम है, ये सब काय में आएंगे? प्रसाधन की सामग्रियों में है। आपका पायसी कारक है, तेल राल माने तेल से उत्पन्न होने वाले, रंग बनाने वाले रंग रोगन है, रक्त माने उसके रक्त से बनाने वाले, मतलब आपको पता है जो बंदर होता है ना, बंदर, उसका भी कुछ अंग प्रत्यांग उपयोग करते हैं आपकी लिपस्टिक बनाने में प्रसाधन के रूप में। और जीन मतलब है उसका गुणधर्म जो आगे अगली पीढ़ी में लेके जाएगा। तो वाणिज्य उपयोग के लिए जैव संसाधनों का अंतिम उपयोग अभिप्रेत है। अंतिम उपयोग तक मतलब जब तक उसका उपयोग हो सकता है तब तक उसका उपयोग किया जाएगा, उसका वाणिज्यिक उपयोग के रूप में, उसके व्यापार को बढ़ाने के लिए, उसको बढ़ा के उसका उपयोग करने के लिए किया जाएगा। तो वो वाणिज्यिक उपयोग हो गया जो एक कॉमर्शियल उपयोग है और जो इकोनॉमिकल फायदा पहुंचाने वाला है। लेकिन उन्होंने वहीं लिखा प्रोविजो में, किंतु उसके अंतर्गत क्या नहीं आएगा? उन्होंने कहा कृषि नहीं आएगी, जो हम कृषि करते हैं वो नहीं आएगा, बागवानी इसके अंतर्गत नहीं आएगी, कुक्कुट पालन माने दुग्ध उद्योग, इसमें दूध उद्योग भी नहीं आएगा, पशुपालन, पशुओं को पालते हैं वो भी इसमें नहीं आएगा, मधुमक्खी पालन भी इसमें नहीं आएगा, उपयोग में आने वाला पारंपरिक प्रजनन जो सामान्य रूप से प्रजनन कराया जाता है जीव जंतुओं में वो इसमें नहीं आएगा, और परंपरागत जो पद्धतियां हैं वो भी इसमें नहीं आएंगी। तो क्या इसमें आएगा? जो पहले अपन ने लिखा वो इसके अंतर्गत आएगा। ये सामान्य जो परंपरागत पद्धतियां हैं जिनका इस तरह से उपयोग किया जाता है, दुग्ध पालन है, कुक्कुट पालन है, पशुपालन है, मधुमक्खी पालन है, ये सब, और उनका आपस में पारंपरिक जो प्रजनन किया जाता है वो इसमें
नहीं आएगा। बाकी क्या इसमें आएगा तो उन्हें वाणिज्य उपयोग का हमने पहले लिख दिया कि जिससे इनका उपयोग करके जो नई चीजें बनाई जाएंगी वो इसमें आएंगी। जैसे कि यहाँ पे आपके कौन थे, फसल और पशुधन में सुधार करने के लिए प्रयुक्त औषधि इसमें आएगी। औद्योगिक किण्वक जो उसका किण्वन किया जाएगा, नया फर्मेंटेशन किया जाएगा वो इसमें आएगा। खाद्य में जो सुगंध डाली जा रही है वो इसमें आएगी। सुवास, जिससे सुवास विकसित होती है वो आएगा। प्रसाधन की सामग्री इसमें आएगी। तेल राल है जो तेल युक्त रहता है उसको कैसे तेल को अलग किया जाए। रंग सत्व कैसे उसका जो ओरिजिनल भाग है, जीन है, उसको कैसे विकसित किया जाए, वो सब इसमें वाणिज्यिक उपयोग में आएगा। और बाकी ये सब उसमें नहीं आएंगे। तो ये था वाणिज्यिक उपयोग। अगला है 2G या 2छा, उचित और साम्यपूर्ण फायदों में हिस्सा बांटना से धारा 21 के अधीन राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा अवधारित फायदों में हिस्सा बांटना अभिप्रेत है। जो सेक्शन 21 में डिफाइन किया गया है कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, नेशनल बायोडायवर्सिटी ट्रिब्यूनल के माध्यम से जो फायदे को हिस्सा बांटने वाली बात है वो सेक्शन 21 में कही गई है। उसका वही मतलब है कि उचित और साम्यपूर्ण फायदों को बांटा जाए। उचित और साम्यपूर्ण फायदा मतलब जो उचित रूप से हुए हैं और बराबरी से बांटे जाएं, उन हिस्सों को बांटा जाएगा जो 21 के अंतर्गत आपके राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के माध्यम से वो फायदे बांटने की बात कही गई है। तो वो सेक्शन 21 में अपन देखेंगे, अभी अपन उसकी बात नहीं कर रहे। तो यहाँ पे उचित और साम्यपूर्ण फायदों से हिस्सा बांटना मतलब क्या है, सेक्शन 21 के अंतर्गत राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा अवधारित फायदों में हिस्सा बांटना अभिप्रेत है। 2H है 2जा, स्थानीय निकायों से संविधान के अनुच्छेद 243 खा के खंड 1 और अनुच्छेद 243 था के खंड 1 के अर्थांतर्गत पंचायतें और नगर पालिकाएं, चाहे उनका कोई नाम हो, और पंचायतों या नगर पालिकाओं के अभाव में संविधान के किसी अन्य उपबंध या किसी केंद्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम के अधीन गठित स्वशासी संस्थाएं अभिप्रेत हैं। उन्हें यहाँ समझा दिया। स्थानीय निकाय से मतलब क्या है, वो कहते हैं कि संविधान के आर्टिकल 243 बी के खंड 1 और 243 था के खंड 1 के अंतर्गत नगर पालिकाएं हो सकती हैं, पंचायतें हो सकती हैं, चाहे उनका कोई भी वहां नाम हो, कोई बात नहीं है, चलेगा। और यदि वो नहीं है, उनका अभाव है, तो संविधान के अन्य जो उपबंध हैं उसके अंतर्गत हम उसको किसी केंद्रीय अधिनियम के अंतर्गत, सेंट्रल एक्ट के अंतर्गत या स्टेट एक्ट के अंतर्गत जो गठित स्वशासी संस्थाएं हैं, जो ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस हैं, वो यहाँ पे अभिप्रेत हैं। स्थायी निकाय मतलब या तो ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है जो संविधान के अंतर्गत गठित हैं, या वहाँ की नगर पालिकाएं या नगर पंचायत हैं, चाहे उनका नाम कोई भी हो।